Dear students, in last lecture, we briefly discussed the scenario of maximization problem and envelope theorem. और आज का हमारा जो लेक्चर है वो उसी से रिलेट करता है। और आज के इस लेक्चर में हम जो envelope theorem है उसकी जो constraint optimization problem होती है उसको डिस्कस करेंगे और देखेंगे कि कैसे इन्वेलप थ्योरम जो है वो कॉन्स्ट्रेंट ऑप्टिमाइजेशन में भी जो है ना वो होल्ड करता है। देखें, जब हम कॉन्स्ट्रेंट ऑप्टिमाइजेशन की बात करते हैं तो कॉन्स्ट्रेंट ऑप्टिमाइजेशन में या कॉन्स्ट्रेंट मैक्सिमाइजेशन में हमारे पास जो ऑब्जेक्टिव फंक्शन होता है वो अपना जो ऑप्टिमम लेवल अटेन करता है उसके लिए उसे कुछ लिमिट्स जो है ना वो फेस करना पड़ती हैं जो कि कॉन्स्ट्रेंट की शक्ल में जो है ना वो हमें दी हुई होती हैं। तो ये हमारे पास एक यूटिलिटी फंक्शन है, कांस्टेंट यूटिलिटी फंक्शन, in which utility depends on two choice variable x1 and x2, and we have third exogenous variable which one is alpha. तो इस हिसाब से अगर हम देखें तो जो हमारी यूटिलिटी है वो तीन वेरिएबल्स पे डिपेंड कर रही है, x1 है, x2 है एंड थर्ड वन इज अल्फा। और अगर हम कॉन्स्टेंट्स देखें तो इन दिस यूटिलिटी मैक्सिमाइजेशन प्रॉब्लम वी आर फेसिंग थ्री कॉन्स्टेंट्स। फर्स्ट टू आर that x1 is strictly positive and x2 is also strictly positive, कि आपका जो x1 है वो भी पॉजिटिव होना चाहिए और x2 जो है वो भी पॉजिटिव होना चाहिए। In simple wording you can say that you must consume some quantities of both commodities, यानी जब आप यूटिलिटी को मेजर करना चाह रहे हैं तो आपको लाजमी तौर पे x1 और x2 जो है इसके कुछ यूनिट्स जो है ना वो कंज्यूम करना होंगे, तभी जाके आप यूटिलिटी जो है ना वो मेजर कर सकोगे। एंड द सेकंड वन इज बजट कॉन्स्ट्रेंट। और बजट कॉन्स्ट्रेंट अगर हम देखें तो वी हैव टू साइड्स, लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड। सो आवर एक्सपेंडिचर मस्ट बी एट लीस्ट इक्वल टू द इनकम, यानी हमारे जो एक्सपेंडिचर्स हैं वो हमारी इनकम के हिसाब से लाजमी तौर पे होना चाहिए। अब इसमें अगर आप देखो तो P1 X1 आर द एक्सपेंडिचर्स आर कंज्यूमर done on the commodity of X1 and P2 X2 are the expenditures of the consumer on the commodity X2, where I indicates income of the consumer. So this is our third constraint। और अगर ये तीनों constraints fulfill हो रही हैं तभी एक कंज्यूमर जो है वो अपना लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन या जो यूटिलिटी होता है उसको मैक्सिमम कर सकता है। we also know that in order to solve the constraint optimization we use Lagrangian multiplier function। So the first task in developed theorem we have to opt is to form Lagrangian multiplier function। और हमने ये यूटिलिटी मैक्सिमाइजेशन में अपने लास्ट लेक्चर में जो है ना वो इन डिटेल डिस्कस किया था कि जो हमारा लैग्रेंजियन फंक्शन होता है वो बनाने के लिए वी मेक द इक्वालिटी पार्ट ऑफ आवर कॉन्स्ट्रेंट, यानी हमारी जो कॉन्स्ट्रेंट होती है उसका हम इक्वालिटी पार्ट जो है ना वो लेते होते हैं और फिर उसको रीअरेंज करते हैं। आफ्टर रीअरेंजमेंट वी मल्टीप्लाई इट बाय लैम्डा विच इज़ आवर लैग्रेंजियन मल्टीप्लायर, और उसके बाद हम क्या करते हैं उसको ओरिजिनल फंक्शन में से हम सबट्रैक्ट कर देते होते हैं। अब वही बात आ जाती है कि वी हैव टू फॉलो द नेसेसरी कंडीशन and by adopting necessary condition we will take the partial derivatives of x1 of Lagrangian multiplier function with respect to x1 x2 and lambda। तो जब हम Lagrangian multiplier function का partial derivative लेंगे x1 के हिसाब से, इसी तरह से x2 के हिसाब से और इसी तरह से lambda के हिसाब से। So according to necessary condition we will put these partial derivatives equal to 0 and then solve those partial derivative for the critical values of x1 x2 and lambda which is our explanatory variable now। अब हम क्या करेंगे कि we will check our results by using second order और second derivative test। तो उसके लिए हम second derivative test लगाएंगे और after test अगर हमारी sufficient condition fulfill होती है तो it means कि our critical value x will become our stationary value or x steric, x1 steric, and on the same grounds our x2 steric will also be stationary value
और इट विल बिकम द x2 स्टेरिक, और जो लैम्डा है वो हमारे पास लैम्डा स्टेरिक बन जाएगा। अब ये हमारे पास जो है ना वो आप कह लें कि ऑप्टिमल वैल्यूज x1 स्टेरिक अगर हम देखें, x2 स्टेरिक है और लैम्डा स्टेरिक, दीज थ्री वैल्यूज आर ऑप्टिमल वैल्यूज ऑफ आवर ऑब्जेक्टिव फंक्शन। अब हम क्या करेंगे, हम इन ऑप्टिमल वैल्यूज पे अपने ऑब्जेक्टिव फंक्शन को एवेल्युएट करेंगे। अब वो एवेल्युएशन कैसे होगी? Look at the our basic objective function, which one is alpha x1 x2. So we will replace x1 by x1 steric, x2 by x2 steric, and on the same grounds now our lambda will also be included in the model as an exogenous variable. तो जब हम ये लैम्डा सॉरी ये जो लैग्रेंजियन मल्टीप्लाई स्टेरिक है, अब यहाँ पे ये होगा कि हमारा जो यूटिलिटी फंक्शन होगा, अब इसकी बजाय हमारा ये जो लैग्रेंजियन मल्टीप्लायर होगा ये एक प्रॉक्सी के तौर पे इस्तेमाल होगा हमारे इस यूटिलिटी को जो है ना वो देखने के लिए। यानी ये जो वैल्यूज हम पुट करेंगे, बेशक वो एक्चुअल फंक्शन हम यूटिलिटी का ही ले रहे होंगे, लेकिन उसके लिए वी विल कंसीडर लैग्रेंजियन मल्टीप्लायर एज एन आवर ऑब्जेक्टिव फंक्शन। तो जब हम लैग्रेंजियन फंक्शन को, ये वाला हमारे पास जो फंक्शन है ये लैग्रेंजियन फंक्शन, इसको हम एवेल्युएट करेंगे x1 स्टेरिक के ऊपर, x2 स्टेरिक के ऊपर और लैम्डा स्टेरिक के ऊपर। और जब कि इसको एवेल्युएट करेंगे तो दैट विल बिकम आवर इनडायरेक्ट जो है ना वो फंक्शन बन जाएगा, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्टिव फंक्शन या इनडायरेक्ट लैग्रेंजियन फंक्शन जो है ना वो बन जाएगा। अब साफ जाहिर है कि जब हमारे पास इनडायरेक्ट लैग्रेंजियन फंक्शन बनेगा तो उसमें हमारे पास जो x1 स्टेरिक की आप वैल्यू निकालोगे, वी आर वेल अवेयर अबाउट द वैल्यूज ऑफ x1 स्टेरिक। तो हमने पीछे पढ़ा हुआ था कि अगर कॉब डगलस यूटिलिटी फंक्शन जो भी है, x1 स्टेरिक की वैल्यू जो है वो अगर हम देखेंगे तो वो उसका पैरामीटर बनेगा जो कि हमारे पास p1 जो है ना वो आता है। इसी तरह से अगर x2 को देखेंगे तो उसका पैरामीटर बनेगा, x3 को देखेंगे तो उसका पैरामीटर बनेगा। तो अब इसमें हमारे पास जो है जब हम एवेल्युएट करेंगे तो हमारा जो इनडायरेक्ट हमारे पास लैग्रेंजियन फंक्शन होगा, ये जो हमारे चॉइस वेरिएबल होंगे x1 स्टेरिक और x2 स्टेरिक, इनके पैरामीटर्स और इसी तरह से थर्ड एक्सोजिनस वेरिएबल जो होगा उसकी वैल्यू के ऊपर जो है ना वो डिपेंड कर रहा होगा। अब इसमें अगर हम देखें कि कैसे ये अफेक्ट करेगा, तो उसके लिए वो विल टेक द डेरिवेटिव ऑफ एल स्टेरिक, दिस विच वन इज आवर इनडायरेक्ट लैग्रेंजियन फंक्शन। उसका हम डेरिवेटिव लेंगे विद रिस्पेक्ट टू अल्फा विच इज आवर एक्सोजिनस वेरिएबल फर्स्ट वन, यानी इसका हम अल्फा के हिसाब से जो है ना वो डेरिवेटिव लेंगे। तो जब अल्फा के हिसाब से डेरिवेटिव लेंगे तो हमें इस सारी इक्वेशन का डेरिवेटिव लेना पड़ेगा, ये जो इक्वेशन है हमारे पास। तो इसके हिसाब से जब हम डेरिवेटिव लेंगे तो ये हमारे पास आप कह लें इसका डेरिवेटिव बनेगा विच इज इक्वल टू पार्शियल डेरिवेटिव या डेरिवेटिव ऑफ आवर लैग्रेंजियन फंक्शन विद रिस्पेक्ट टू x1, ये एक इनडायरेक्ट हमारा डेरिवेटिव होगा, फिर उसके बाद ये हमारा डायरेक्ट वेरिएबल होगा, फिर इसी तरह से x2 के हिसाब से इनडायरेक्ट होगा, फिर ये डायरेक्ट हम इसका डेरिवेटिव लेंगे। इसी तरह से आपका जो है ना वो लैम्डा के हिसाब से इनडायरेक्ट डेरिवेटिव होगा, फिर डायरेक्ट डेरिवेटिव होगा। तो इसमें ऑन द सेम ग्राउंड्स हम जानते हैं कि ये इन ऑर्डर बाय अप्लाइंग द फर्स्ट ऑर्डर कंडीशन हमारी ये वैल्यू 0 के बराबर होती है। इसी तरह से हम ये भी जानते हैं कि ये वाला हमारा एक्सप्रेशन जो है ये भी 0 के बराबर होगा, क्योंकि हमने फर्ज किया हुआ था कि पार्शियल डेरिवेटिव इक्वल टू 0 होते हैं, ऑल दीज आर। तो ये एक्सप्रेशन भी 0 के बराबर हो जाएगा। तो जब ये तीनों एक्सप्रेशन जो है ना वो हमारे 0 के बराबर हो जाएंगे, तो इट मीन्स कि हमारा ये वाला एक्सप्रेशन ये भी ख़त्म हो जाएगा, ये वाला एक्सप्रेशन भी ख़त्म हो जाएगा, ये वाला एक्सप्रेशन भी ख़त्म हो जाएगा। पीछे हमारे पास एक ही रिजल्ट बचेगा, which would be the direct effect of our exogenous variable alpha on our जो हमारे पास आप कह लें कि चॉइस वेरिएबल होता है उस सॉरी ऑब्जेक्टिव फंक्शन के ऊपर जो है ना वो डिपेंड करेगा। अब इसके बाद अगर हम नेक्स्ट देखें तो हमारे पास इसको अगर मज़ीद हम जो है ना वो देखना चाहें कि मज़ीद कैसे हम इसका इफेक्ट जो है ना वो ले सकते हैं, तो उसमें अगर आप देखो तो ये फिर हम x1 के हिसाब से डेरिवेटिव लेते हैं जो हमारे पास चॉइस वेरिएबल है लैम्डा का, फिर इसी तरह से x2 के हिसाब से लेते हैं, फिर x3 के हिसाब से लेते हैं। वेट अ मिनट। सो लुक एट दीज एक्सप्रेशंस। तो हमारा अगर आप ये एक्सप्रेशंस आप देखो तो ये एक्सप्रेशंस जो हैं ये
आपके ये एक्सप्रेशन जो है ना, ये भी आपका ज़ीरो हो जाएगा, ये वाला एक्सप्रेशन भी ज़ीरो हो जाएगा, ये वाला एक्सप्रेशन जो है ये भी आपका ज़ीरो हो जाएगा। तो इस हिसाब से हमारा जो डायरेक्ट इफेक्ट होगा पैरामीटर का, सिर्फ वही कंसीडर होगा, बाकी कोई कंसीडर नहीं होगा। अब देखिए, मैंने पहले कहा कि जब हम लेते होते हैं ना इसका, आप कह लें कि जब एवेल्युएट करते हैं आवर लैग्रेंजियन फंक्शन ऑन द ऑप्टिमल वैल्यूज ऑफ x1 x2 एंड थर्ड एक्सोजेनस वेरिएबल, तो उनके जो पैरामीटर्स होते हैं वो फिर हमारे डिटर्मिनेंट्स बन जाते होते हैं हमारे उस इनडायरेक्ट जो लैग्रेंजियन फंक्शन होता है उसका। तो उस हिसाब से अगर हम देखें तो पीछे हमने अभी कंसीडर किया कि ये वाली एक्सप्रेशन जो है ये सिफर के बराबर होगी, ये वाला एक्सप्रेशन सिफर के बराबर होगा, ये वाला एक्सप्रेशन जो है ना वो सिफर के बराबर होगा। तो ओनली डायरेक्ट इफेक्ट ऑफ पैरामीटर्स एंड एक्सोजेनस वेरिएबल मैटर्स इन कंस्ट्रेंट ऑप्टिमाइजेशन। तो अगर आप अपने उसी एल स्टैटिक लैग्रेंजियन फंक्शन का डेरिवेटिव जो है वो लेते हो अपने जो है वो आप कह लें कि ए के हिसाब से, अल्फ़ा के हिसाब से वी ऑलरेडी कंसीडर्ड। इसी तरह से जब P1 के हिसाब से लेंगे तो सिर्फ यही वैल्यू हमारे पास आएगी, P2 के हिसाब से लेंगे तो ये वैल्यू आएगी, अगर इनकम के हिसाब से लेंगे तो ये हमारे पास जो है ना वो वैल्यू आ जाएगी। तो अब यहाँ पे हमारे पास जब अब डेरिवेटिव लेते हैं उस इनडायरेक्ट लैग्रेंजियन फंक्शन के, तो उसमें हमारे पास जो एक एक्सोजिनस वेरिएबल ये वाला है, दूसरा एक्सोजिनस वेरिएबल ये वाला है, and these two are the parameters of our जो हमारे पास चॉइस वेरिएबल्स उनके पैरामीटर्स के तौर पे आ जाते हैं। तो इस तरह अगर हम देखें तो हमारा जो एक्सोजिनस वेरिएबल्स होंगे उनके डायरेक्ट इफेक्ट, और इसी तरह से हमारे जो चॉइस वेरिएबल्स थे उनके जो पैरामीटर्स होते हैं सिर्फ उनका डायरेक्ट इफेक्ट मैटर करता है, जबकि इनडायरेक्ट इफेक्ट जो है ना वो मैटर नहीं करता। और दिस इज द सेम रिजल्ट एज वी डिस्कस्ड इन द अनकंस्ट्रेंट ऑप्टिमाइजेशन। अनकंस्ट्रेंट ऑप्टिमाइजेशन में हमने कल ये देखा था कि हमारा जो एक्सोजिनस वेरिएबल होता है वो दो तरह से अफेक्ट कर रहा होता है हमारे इनडायरेक्ट फंक्शन को। एक वो डायरेक्ट इफेक्ट दे रहा होता है, एक इनडायरेक्ट इफेक्ट दे रहा होता है। तो डायरेक्ट इफेक्ट जो है उसमें, इनडायरेक्ट इफेक्ट में हमने कहा था कि वो स्टैटिक वैल्यूज को पहले अफेक्ट करता है, फिर जाके जो है ना वो हमारे इनडायरेक्ट फंक्शन को जो या ऑब्जेक्टिव फंक्शन को अफेक्ट करता है। तो उसमें हमने देखा था कि इनडायरेक्ट इफेक्ट जो है वो नेग्लिजिबल होता है, जबकि जो दूसरे डायरेक्ट इफेक्ट होते हैं वही एक्चुअली जो है ना वो हमारे ऑब्जेक्टिव फंक्शन को, जो कि हमारा इनडायरेक्ट फंक्शन होता है, उसको जो है ना वो अफेक्ट कर रहे होते हैं। तो ये था हमारा आज का टॉपिक, जिसमें हमने न्यूमेरिकल एग्जांपल जो है ना वो ओवरऑल डिस्कस की है।